दोस्तों इस वीडियो में हम बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। पहले तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जी कौन कौन से बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट हमें ऑफर करते हैं। पहले उन सभी के सभी अकाउंट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उनके फीचर्स को देखेंगे, फिर एक कंक्लूजन निकालेंगे कि जी इसके अंदर से कौन सा ऐसा बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। ठीक है, वो देखेंगे कि बेस्ट कौन सा है सारे फीचर्स देखने के बाद। और जो बेस्ट अकाउंट होगा ना, तो फिर वीडियो के एंड में पूरा का पूरा मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे आप घर बैठे बैठे जो है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हो उस बैंक के अंदर। पूरा अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे ऑनलाइन जो है हम घर बैठे बैठे अकाउंट खोलेंगे। अच्छा, इस वीडियो में स्टार्टिंग में बता दूं तो मैंने दो बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के ऑप्शंस आपके सामने रखूंगा। वैसे तो 7-8 ऐसे बैंक हैं जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देते हैं, लेकिन उनके अंदर से टोटल मैंने 2 अकाउंट्स को पिक किया है। वो मैं बताऊंगा कि इसके लिए कौन सा अकाउंट बेटर है, और फिर प्रोसेस में एक का ही बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। वो आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, वो सारी चीजें। अब देखो, सबसे पहले तो एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करते हैं। काफी सारी वीडियोस बनी हुई है कि जी HDFC बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। तो पहली चीज तो समझ लो, HDFC बैंक कोई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी नहीं देता, कोई जीरो बैलेंस नहीं खुलता। और एक्सिस बैंक में भी कोई भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं होता। ठीक है, एक आधा एक्सिस बैंक का है, बट वो उसके ऊपर भी फिर चार्जेस लगते हैं। बट अगर देखो मोटा मोटा तो ना HDFC बैंक ना एक्सिस बैंक। ये मैंने इसलिए स्टार्टिंग में रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है जिसका थंबनेल लग जाता है कि जी HDFC जीरो बैलेंस, एक्सिस जीरो बैलेंस, तो दोनों नहीं देते। अगर मान लो किसी को HDFC में अकाउंट खोलना ही है तो HDFC का जो मतलब अच्छा अकाउंट है उसका नाम है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, लेकिन अर्बन एरिया के अंदर उसमें 10,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है अगर आप HDFC में अकाउंट खोलना चाहते हो, तो जीरो बैलेंस नहीं देता। ऐसे ही अगर कोई एक्सिस बैंक में अकाउंट खोलना चाहता है तो उसके अंदर इनिशियल फंडिंग 16,000 और अकाउंट में 12,000 मेंटेन करने पड़ते हैं अगर कोई एक्सिस बैंक में अकाउंट खोलना चाहता है। अच्छा, अब आ जाओ तीसरे बैंक पे, ICICI बैंक पे। इसके ऊपर भी बहुत वीडियोस बन जाती हैं कि जी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, थंबनेल लगा देते हैं क्योंकि चक्कर है ना कि बड़े बैंक है, HDFC बैंक भी बड़ा बैंक है, एक्सिस बैंक भी बड़ा बैंक है, ICICI भी बड़ा बैंक है। तो कोई जब वीडियोस बनाते हैं लोग कि थंबनेल लगा दिया कि ICICI बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट, तो उनको व्यू अच्छा मिल जाता है कि अच्छा ICICI जीरो बैलेंस ओपनिंग की फैसिलिटी देने लग गया क्या। ICICI बैंक तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑनलाइन फिलहाल अकाउंट ही नहीं खोल रहा। ठीक है, ICICI बैंक सीधा ये बोलते हैं कि आप ब्रांच में आओ और ब्रांच में आके ही आपका अकाउंट खुलेगा। अच्छा, अकाउंट अगर ब्रांच में जाके आप खोलते हो तो वैसे अगर मान लो आप मेट्रो सिटी में रहते हो, जीरो बैलेंस तो ऑफर करता नहीं, मेट्रो सिटी में रहते हो, तो ICICI बैंक बोलते हैं कि जी आपको 15,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई सेमी अर्बन एरिया में रहता है तो बोलते हैं जी 7,500 रुपए मेंटेन करना पड़ेगा, और ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो जी 2,500 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। ये तो हो गया मेंटेन। लेकिन ICICI के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? बैंक नो डाउट अच्छा है, ठीक है, आई मोबाइल एप्लीकेशन, इसकी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सब परफेक्ट है, लेकिन चक्कर ये है कि जब आप अकाउंट खोलने जाते हो, मान लो आप मेट्रो सिटी में रहते हो, मान लो आप दिल्ली में रहते हो, आप किसी भी ब्रांच में गए दिल्ली की, तो बोलेंगे इनिशियल फंडिंग 1 लाख रुपए करो। इनिशियल फंडिंग यानी अकाउंट ओपनिंग के वक्त एक बार इनिशियल डिपॉजिट 1 लाख रुपए करना पड़ेगा। अकाउंट खुल गया, उसके बाद चाहे 15,000 रुपए आप अपने अकाउंट में रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, 15,000 रुपए मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन इनिशियल फंडिंग ही इंसान को तोड़ देती है। इनिशियल फंडिंग अब इंसान 1-1 लाख रुपए कहां से लेके आए? तो आम आदमी के लिए जिसकी जो इनकम है वो थोड़ी बहुत कम है, मान लो 25,000 रुपए सैलरी है, 30,000 रुपए सैलरी है, तो उसकी तो आउट ऑफ रीच हो चुका है ये बैंक। ठीक है, बीच में तो कितना बवाल मचा था जब इन्होंने ये लिमिट लगा दी थी कि ICICI बैंक में अगर अकाउंट में जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो 50,000 रुपए कर दिया था इन्होंने। भाई ये सीधा कह रहे हैं भाई हमें कस्टमर चाहिए, अच्छे कस्टमर चाहिए, तो 50,000 रुपए। मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाई थी, लेकिन फिर जब इनको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा तो फिर इन्होंने फिर लिमिट को घटा दिया और बोले जी 15,000 रुपए अब हम मंथली एवरेज बैलेंस की लिमिट कर देते हैं। खैर चलो, ये सारी चीजें छोड़ो, अब हम बात करते हैं कि जी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की। तो सबसे पहले सरकारी बैंक से शुरू करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। एक चीज बता दूं, जो मैंने 2 बेस्ट अकाउंट पिक करे ना, उसमें एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस अकाउंट भी है। कहीं ना कहीं कुछ भी कहो, ठीक है, देखो कुछ एक प्राइवेट बैंक्स हैं, अच्छे हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कमी है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज सच चार्जेस की अगर आप बात करो, बेफालतू के कोई चार्जेस नहीं कटते। ठीक है, अकाउंट बहुत अच्छा है, इसकी SBI योनो एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल इजी टू यूज है, सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हो, इसकी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट बैंक जिसको बोलते हैं ना वो है।
दूसरी बात, अगर कोई मिडिल क्लास इंसान है जिसकी सैलरी 15,000, 20,000, 25, 30,000 है, ठीक है, उनके लिए तो परफेक्ट है ये, ठीक है। लेकिन अगर किसी को सर्विसेज चाहिए, अच्छी सर्विसेज की, मतलब समझ रहे हो बात को, फिर हम बेस्ट एक और अकाउंट देखेंगे जीरो बैलेंस। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ना, तो कोई भी अननेसेसरी चार्जेस नहीं करते। ये सरकारी बैंकों की सबसे अच्छी चीज है। और सरकारी बैंकों में भी अगर मैं बेस्ट बैंक को चूज करना चाहूँ ना, हर एक मामले में कि ऐप किसकी अच्छी है, किसकी, मतलब सारी चीजें परफेक्ट है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट है। ड्रॉबैक सिर्फ एक आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ या किसी भी सरकारी बैंक के साथ, कि जी ब्रांच में जब आप जाते हो तो आपकी सुनवाई नहीं है, कि ओवर क्राउडेड हो चुके हैं इनकी ब्रांचेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अगर आप ऐसी जगह रहते हो कि जहां आपकी ब्रांच लगता है नियर बाय कि ठीक है मैं जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम हो जाता है, तो आंख बंद करके आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही अकाउंट खोलो, कोई दूसरा अकाउंट मत देखो। इसका जो लिंक है ना, एक काम करूंगा, इसको वैसे इसको एक्चुअली ये लिंक से नहीं खुलता, इसके लिए आपको एसबीआई की ना योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। तो इसका लिंक मैं ऐसा कह रहा था कि इसके ऊपर मैंने प्रोसेस के ऊपर वीडियो बना रखी है अलग से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ओपनिंग की, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर तो वो खोलना है तो वीडियो आप देख सकते हो पूरा, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है अप्लाई करने का कि कैसे आप करते हो, ठीक है। तो एक हो गया मेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अच्छा, इसके थोड़े से फीचर्स बताऊं ना, तो ये दो प्रकार के अकाउंट ऑफर करता है, एक एसबीआई इंस्टा प्लस अकाउंट और दूसरा एसबीआई डिजिटल अकाउंट। दोनों ही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, बस फर्क यह है कि एक अकाउंट थोड़ा बहुत ब्रांच जाके खुलता है, थोड़ा बहुत ऑनलाइन खुलता है, और दूसरा जो है पूरा का पूरा घर बैठे बैठे खुलता है। तो जो पूरा घर बैठे बैठे मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है, उसके अंदर तसल्ली से आप वीडियो देख सकते हो। बाकी इसका जो डेबिट कार्ड मिलता है ना, जो एटीएम कार्ड होता है, एक सेकेंड, जो एटीएम कार्ड होता है उसकी फीस की अगर बात करूं तो इनिशियली जब आपको डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा तो कोई फीस नहीं है, फ्री में इशू किया जाता है। एक साल के बाद तो इसकी जो फीस बैठती है वो 200 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी 236 रुपए इसकी फीस बैठती है। हर मामले में बहुत अच्छा बैंक है, क्योंकि देखो कुछ बैंक होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आईसीआईसीआई बैंक का एग्जाम्पल ले लेता हूं। आईसीआईसीआई बैंक क्या बोलता है कि अगर आप महीने में 1 लाख रुपए कैश डिपॉजिट या 1 लाख रुपए ब्रांच में कैश विड्रॉ करते हो तब तो ये फ्री है, फ्री में हो जाएगा। लेकिन इस लिमिट के ऊपर मान लो आपने 1 लाख रुपए और कैश डिपॉजिट कर दिया इसी महीने में, तो आपको 500 रुपए की फीस लगेगी, यानी हर 1000 रुपए के पीछे आपको 5 रुपए की फीस लगेगी। अगर किसी ने 10,000 जमा किए तो 50 रुपए लग गई, लाख रुपए जमा किए तो 500 लग गई। मान लो किसी ने 11 लाख रुपए महीने में जमा कर दिए ब्रांच में जाके, तो 1 लाख तो फ्री है, ऊपर का जो 10 लाख है अब इसके ऊपर 5,000 रुपए की फीस लग जाएगी। तो यानी बड़े कॉस्टली है सर्विसेज की जो फीस है, वो एक्सपेंसिव है प्राइवेट बैंक्स के अंदर, कि कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो भी फीस है, कैश विड्रॉ कर रहे हो तो भी फीस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रेट अवे ये बोलता है कि महीने में 3 ट्रांजेक्शंस तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे 5 लाख की करो, चाहे 5 करोड़ की करो, चाहे 50 करोड़ की करो, चाहे 500 रुपए की करो, 3 ट्रांजेक्शंस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन चौथी ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो, ठीक है, कैश डिपॉजिट करो चाहे विड्रॉ करो, मान लो 4th ट्रांजैक्शन आप महीने में करते हो तो बहुत ना के बराबर फीस है। ये बोलते हैं स्ट्रेट अवे सिर्फ 50 रुपए की हम फीस लगाएंगे प्लस 18% जीएसटी, यानी 9 रुपए ये हो गया, तो 59 रुपीज की फीस लगेगी। यानी अगर चौथी ट्रांजैक्शन आप करते हो चाहे 10 लाख रुपए की करो तो स्ट्रेट अवे सिर्फ 59 रुपीज की फीस लगेगी। और यही अगर मान लो कोई भी दूसरा बैंक होता, फॉर एग्जाम्पल हमने आईसीआईसीआई का एग्जाम्पल लिया, तो 10 लाख रुपए अगर आप एक्स्ट्रा जमा कर देते हो तो 5,000 रुपए की फीस लग जाती। तो इन मामलों में सरकारी बैंक बहुत अच्छे हैं, समझ गए। बस एक ड्रॉबैक बस ये आ जाता है कि जो एलाइट क्लास है या थोड़े बहुत जिनकी सैलरीज अच्छी हैं, 70,000, 60, 70,000, 50, मतलब समझ रहे हो बात को कि लाख रुपए सैलरी है, वो थोड़ा सा बस ये सोचते हैं कि यार कई बार होता है कि मैं ब्रांच जाऊंगा, छोटा सा काम नहीं होता, पूरा पूरा दिन मेरा 3-4 घंटे, कभी इधर जाओ कभी उस काउंटर पे जाओ, बस ये चीज थोड़ी सी मार जाती है। तो मैं आपको बस ऑनेस्टली सारी चीजें बताता जा रहा हूं। वो अब आपका माइंडसेट है कि आपको कौन सा अकाउंट खोलना है, मेरा फर्ज है कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर सारी तस्वीर रख दूं, ठीक है। अगर वीडियो अभी तक इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला जीरो बैलेंस अकाउंट है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट। नो डाउट अच्छा अकाउंट है। बेस्ट चीज ये है कि इसकी सारी की सारी ब्रांचेज ही ये होम ब्रांच बोलता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मान लो आपका अकाउंट दिल्ली करोल बाग ब्रांच में खुला है और आपको गुड़गांव में कुछ काम आ गया, तो वो कई बार बोल देते हैं कि नहीं नहीं ये काम तो वहीं करोल बाग वाली ब्रांच में होगा। नहीं, एयू बैंक बोलता है कि ये ब्रांच भी होम ब्रांच है, दूसरी ब्रांच भी होम ब्रांच है, यानी जिस मर्जी ब्रांच में चले जाओ वो आपकी होम ब्रांच मानी जाएगी। तो अच्छी चीज है। कैश डिपॉजिट के ऊपर तो चार्ज है, कैश विड्रॉ अगर आप करते हो ब्रांच से तो अनलिमिटेड जितनी बार मर्जी जितना मर्जी कैश निकालो, कोई चार्जेस नहीं है। तो कुछ एक अच्छे पॉइंट है। ड्रॉबैक क्या आ जाता है? ड्रॉबैक बस ये आ जाता है कि जी स्मॉल फाइनेंस बैंक है,
तो लोग थोड़ा सा डरते हैं कि इसके अंदर मैं पैसा रखूंगा, कहीं कल को बैंक को कुछ हो गया। वैसे DICGC से इंश्योर्ड है, ठीक है, DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जितने भी बैंक बता रहा हूं सारे ही DICGC से इंश्योर्ड है। DICGC RBI की सब्सिडरी बॉडी है, ये बोलती है कि जी अगर कल को कोई बैंक डूबा तो 5 लाख रुपए तक DICGC की गारंटी है, ठीक है, 5 लाख रुपए तक तो DICGC देगा। तो बट फिर भी लोगों को एक डाउट है थोड़ा सा, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता बार बार ये वाला बैंक, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो वैसे 100% सेफ है, बट लोगों के माइंडसेट को तो फिर टाइम के साथ ही वो चेंज होगा। आज भी लोगों को सरकारी बैंकों पे ज्यादा विश्वास है, फिर प्राइवेट में भी बात करें तो कुछ एक जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके ऊपर विश्वास है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक पे कम करते हैं। बट मेरी तरफ से ओके रिपोर्ट है अगर कोई खोलना चाहे तो, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। फिर अगला बैंक आता है इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। ये भी अच्छा बैंक है, ठीक है, लेकिन इसके साथ चैलेंज क्या है, पहले मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई है इंडसइंड अकाउंट ओपनिंग के ऊपर, लेकिन इसके साथ एक चैलेंज क्या आता है, इसका जो अकाउंट है ना वो है इंडसइंड का डिलाइट अकाउंट, जो जीरो बैलेंस में अच्छा अकाउंट है। पहले इसके अंदर इनिशियल फंडिंग 500 रुपए करनी पड़ती थी, सिर्फ 500 रुपए, ठीक है, उसके बाद आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाता था। अब इसने बढ़ा के इनिशियल फंडिंग कर दिया जी 10,000 रुपए, कि आप इनिशियल, अच्छा AU के अंदर भी 10,000 रुपए इनिशियल फंडिंग है, ठीक है, पहले बता दूं अकाउंट जीरो बैलेंस है, लेकिन एक बार 10,000 रुपए आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है, 10,000 रुपए आप डालोगे उसके बाद अकाउंट खुलेगा, फिर चाहे पूरे 10,000 निकाल लेना। ऐसे ही इंडसइंड के अंदर भी 10,000 रुपए आपको डालने पड़ेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट खुलेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इनिशियल फंडिंग भी लॉक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ चैलेंज पता है क्या आता है, कि मान लो आपने इनिशियल फंडिंग कर दी, आपका अकाउंट खुल गया, फिर लास्ट स्टेप आता है वीडियो KYC का, ठीक है जी, घर बैठे बैठे KYC होगी। अब वीडियो KYC में जो सामने वाला इंडसइंड का एम्प्लॉय आता है ना, वो पता है क्या बोलता है, कि आप अपनी आधार कार्ड वाली लोकेशन पे ही होने चाहिए। मान लो आपका आधार कार्ड में एड्रेस दिल्ली का है, ठीक बात है, तो आप दिल्ली के अंदर अंदर ही होने चाहिए, तभी आपकी वीडियो KYC हो पाएगी। अब मान लो कई बार लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड में एड्रेस तो है जी दिल्ली का, लेकिन मान लो जॉब कर रहे हैं मुंबई में और मुंबई में ही रह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, अब मुंबई में रह रहे हैं, अब लोगों को नहीं पता होता, उसने मुंबई में बैठ करके अकाउंट खोल दिया, 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग भी कर दी। अब वीडियो KYC होगी, उसकी वीडियो KYC हो नहीं पाती है, क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि वो बोलेगा कि आप दिल्ली में ही होने चाहिए तभी आपकी वीडियो KYC होगी। अब वीडियो KYC हो नहीं रही, अकाउंट खुल गया और 10,000 रुपए बीच में अड़ गए। समझ गए बात को। अब ना बेचारा वो 10,000 रुपए निकाल पा रहा, ना बेचारा वीडियो KYC कर पा रहा, समझ रहे हो बात को। तो थोड़ा सा इशू आ जाता है। पैसा तो खैर नहीं मरता, ऐसा नहीं होगा कि पैसा उसका वेस्ट हो गया, बट एक प्रॉब्लम खड़ी होगी ना, फिर वो बेचारा ब्रांच जाएगा, ब्रांच जाकर के बोलेगा कि मेरी KYC नहीं हो रखी, KYC पूरी करो। और कोई अगर कोई ब्रांच के, जिसको बोलते हैं ना काम करने वाले एम्प्लॉय, मान लो मुंबई में इंडसइंड की ब्रांच में चला गया और वो बोलेगी नहीं नहीं जी ये तो दिल्ली जाके ही पूरी होगी, तो बेचारा फंस गया ना। तो पैसा कभी नहीं मरेगा, हो सकता है दिल्ली वो 2 साल बाद जाए तो KYC करके अपना 10,000 निकाल ले, लेकिन एक बार तो उसके लिए पेन पॉइंट आ गया ना। तो अगर अकाउंट खोल सकते हो नो डाउट, ठीक है, अच्छा बैंक है, लेकिन अगर अपनी आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही हो, वहीं बैठे हो, मतलब वहीं इन द सेंस उसी शहर में हो, तब तो खोल लो। अदरवाइज अगर ऐसा आधार कार्ड का कहीं का एड्रेस है, रह कहीं रहे हो, तो फिर मत खोलना इसको, ठीक है। तो इंडसइंड के बारे में देखा। और फिर ये अकाउंट आता है कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। ये बहुत अच्छा अकाउंट है। देखो, एक हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज किया था और दूसरा कोटक को आप ले सकते हो। यही बेस्ट अकाउंट्स हैं 2, ठीक है, आज की डेट में, जिनको मैं रिकमेंड करूंगा। बाकी तो आपकी चॉइस है, मैंने आपके सामने सबकी तस्वीरें रखी है। कोटक की अगर मैं बात करूं तो 2 प्रकार के अकाउंट हमारे को ये ऑफर करता है। पहला नॉर्मल कोटक 81 अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, कई लोग इसे क्लासिक अकाउंट भी बोल देते हैं। दूसरा जो है इसका नाम है कोटक 811 का सुपर अकाउंट। थोड़े से फीचर फटाफट बताया तो क्लासिक, दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है। क्लासिक अकाउंट को अगर आप खोलते हो, वैसे तो अगर किसी को कोई जिक नहीं लेनी तो क्लासिक अकाउंट खोले, लेकिन अगर कोई सैलरीड है, एज अ सैलरी अकाउंट खोलना चाहता है, तो फिर मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि फिर वो सुपर अकाउंट ही खोले। अच्छा, जो नॉर्मल क्लासिक अकाउंट है, इसको खोलने के लिए सिर्फ आपको 2,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी है, अकाउंट खुलेगा, चाहे 2,000 निकाल लो, लाइफ टाइम जीरो बैलेंस रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुपर अकाउंट को खोलने के लिए आपको इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपए की करनी पड़ती है, अकाउंट खुलेगा, चाहे 10,000 पूरे निकाल लो, आपका लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट है। ठीक है जी, यहां तक ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो मैं नॉर्मल अकाउंट की बात करूं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको हर महीने कुछ पैसा इसके अंदर डालना पड़ेगा। जीरो बैलेंस खुल गया, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुपर अकाउंट बोलता है कि हर महीने आपको इसके अंदर 10,000 रुपए की एक एंट्री करनी पड़ेगी। भी मान लो ये महीना खत्म हुआ, अगला महीना शुरू हुआ, तो आपके अकाउंट में सीधा 10,000 या उससे ज्यादा एक बार अमाउंट आना चाहिए, आना ही चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। उसके बाद चाहे इस अमाउंट को पूरा निकाल लो, चाहे जीरो बैलेंस रखो। लेकिन फिर ये जिग होगी ना, मान लो किसी महीने किसी के पास 10,000 नहीं है, तो फिर ये सुपर अकाउंट
एक तरह से इसके जो फीचर्स हैं अभी आगे बताऊंगा वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, समझ गए बात को। लेकिन अगर किसी का सैलरी अकाउंट है, किसी की सैलरी 20,000 आनी ही है हर महीने, तो एक बार अकाउंट में आ जाएगी, दैट्स इट, आपका ये 10,000 वाला टारगेट भी पूरा हो जाएगा। तो फिर तभी मैं बोला कि सैलरीड अगर कोई बंदा है तो सुपर अकाउंट खोलो, नॉर्मल अगर कोई बंदा है तो नॉर्मल अकाउंट खोलो। अच्छा, एक सवाल आएगा कि इतनी जिग करवा रहे हैं, क्या फीचर है इसके? फीचर इसका ये है, ये बोलता है कि इसके डेबिट कार्ड से, ठीक है, अगर आप कहीं पे कुछ भी खर्चा करते हो ना तो आपको सीधा सीधा 5% कैशबैक मिलेगा, चाहे ऑनलाइन खर्चा करो चाहे ऑफलाइन खर्चा करो। कंडीशन ये है कि महीने में ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये कैशबैक मिलेगा, यानी साल का कैशबैक होगा ज्यादा से ज्यादा 6,000 रुपये। तो ये इसका फीचर है कि जी कहीं पे भी कुछ भी खर्चा किया इस डेबिट कार्ड से तो 5% का हमारे को कैशबैक मिल जाता है। उसके लिए करना क्या है, बस इनिशियल फंडिंग 10,000 करनी है और हर महीने एक 10,000 रुपये की एंट्री आपके अकाउंट में आनी चाहिए। ये कर सकते हो तो सुपर अकाउंट खोल लो, नहीं कर सकते हो तो फिर नॉर्मल क्लासिक अकाउंट खोलो, ठीक है। अच्छा, एक चीज, इसका जो अप्लाई करने का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दूंगा। रीजन ये है, काफी लोग ना एज सेविंग अकाउंट खोल लेते हैं, एज मत खोल लेना, उसके अंदर 10,000 बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। कई लोग जल्दी जल्दी में खोल देते हैं जीरो बैलेंस सोच के, जीरो बैलेंस नहीं खुलेगा, फिर वो 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा, अकाउंट में बैलेंस रखोगे 0 या 500 रुपये, फिर वो पेनल्टी लगा देगा। तो गलती मत करना, ठीक है। जब अकाउंट खोलो तो देख लेना कि आप क्लासिक या सुपर अकाउंट ही खोलो। तो लिंक दे दूंगा इनके, ताकि आप सही अकाउंट ही खोलना, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना। अच्छा, बाकी फिर इसकी बात करते हैं डेबिट कार्ड चार्जेस की। तो ये जो अकाउंट है आपका नॉर्मल वाला, जिसमें कोई जिग जिग नहीं करनी, सिर्फ 2,000 रुपये भरने और अकाउंट खुल गया, इसके जो डेबिट कार्ड की फीस है ये 399 रुपये फीस है। सुपर वाले अकाउंट के अंदर डेबिट कार्ड की कोई फीस नहीं लगती, लेकिन इसके अंदर एक फीस और लगा रखी है, एनुअल प्रोग्राम फीस, वो 399 रुपये है। तो बात एक ही है, ठीक है ना, समझ के बात को। तो दोनों में आप मान सकते हो कि 399 रुपये की फीस है जो साल में एक बार लगती है, ठीक है। बाकी नॉर्मल अकाउंट में 2,000 रुपये डालने अकाउंट खुल गया, सुपर वाले में 10,000 इनिशियल फंडिंग और हर महीने 10,000 रुपये आने चाहिए, बाकी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। ये सब कुछ हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। थोड़ा बहुत वही चीज़ है, एटीएम विड्रॉल चार्जेस के बारे में बता दूं कि महीने में 5 ट्रांजेक्शन फ्री हैं, ठीक है, उसके बाद 21 रुपये का चार्ज है। लेकिन अगर मान लो आप कोटक के एटीएम में नहीं जाते, किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाते हो और ये कोई नॉर्मल सिटी में लगा हुआ है, मेट्रो सिटी में नहीं है, तब भी 5 ट्रांजेक्शन फ्री है, उसके बाद 21 रुपये का चार्ज है। लेकिन अगर किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाते हो और ये मेट्रो सिटी में लगा हुआ है एटीएम दूसरे बैंक का, तो फिर 3 ही ट्रांजेक्शन फ्री है, उसके बाद 21 रुपये का चार्ज, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। और एफडी के ऊपर ब्याज की बात करें तो 1 साल की एफडी कराओगे तो 6.25% का ब्याज है। थोड़ा सा ध्यान देना, 390 दिन की एफडी करा लेना, 1 साल की मत कराना, क्योंकि 1 साल 365 दिन हो गए, सिर्फ 25 दिन की एक्स्ट्रा कराओगे तो इंटरेस्ट रेट आपका 6.5% का हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान देना, बड़े चालाक होते हैं बैंक वाले, 390 दिन की मत कराना, 391 दिन की करवा लेना। सिर्फ 1 दिन एक्स्ट्रा कराने पे आपको 0.10% का एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है, 6.60 का मिलेगा। तो समझो 1 साल की, अब फटाफट कोई जाता है बैंक में बोलता है कि 1 साल की एफडी कर दो, तो 6.25% का ब्याज है, 365 दिनों की अगर कर रहे हो, है ना। लेकिन यही 391 दिनों की करते हो तो 6.60% का ब्याज मिल रहा है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें देख लिया करो, पहले पूरी इंटरेस्ट रेट की टेबल देख लिया करो, ठीक है। बाकी सेविंग्स अकाउंट में जो बैलेंस रखोगे उस पर जो है 2.5% का ब्याज है। तो अगेन ये सारा का सारा हमने डिस्कशन किया, मैं प्रोसेस बता देता हूँ कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अकाउंट खोल सकते हो। बट अगर अभी तक आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको लगा कि आपने कुछ नया सीखा है तो मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना, ठीक है। बाकी अब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जैसे उस लिंक पर आप क्लिक करोगे कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज़ और है, चाहे आपको क्लासिक अकाउंट खोलना है चाहे सुपर अकाउंट खोलना है, लिंक सेम है। अभी प्रोसेस में आगे पूछेगा कि आपको सुपर अकाउंट खोलना है क्लासिक अकाउंट, तो सेम लिंक से ही हम अप्लाई करेंगे, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं जी, अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दो, ठीक है जी। फिर नीचे बोल रहे हैं अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दो, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप एंटर करोगे। नीचे रेजिडेंशियल पिन कोड, जहां पे भी आप रहते हो वहां का पिन कोड एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे बोल रहे हैं कि हमने आपको मेल कर दिया ओटीपी, तो जो आपकी मेल आईडी है उस पर ओटीपी जो है आपको मेल कर दिया गया। मेल आईडी खोलना, वहां पे एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी सिंपली आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है जी। ओटीपी एंटर करने के बाद अगले पेज पे वेलकम का मैसेज दिखा रहा है। सबसे पहले बोल रहा है कि आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करो, तो जो भी पैन नंबर एंटर करोगे। फिर नीचे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है, वो एंटर करेंगे। नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और सबसे नीचे फिर प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। फिर दोबारा आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी सिंपली आप यहाँ पर एंटर करोगे। अच्छा जी, ओटीपी एंटर करने के बाद अगले पेज पे ही बोल रहे हैं टैप ऑन अलाउ टू गिव परमिशन एक्सेस, ठीक है जी। तो ठीक है, हम ये लोकेशन एक्सेस दे देंगे, तो नीचे हम अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगले पेज पे यहाँ से आपकी प्रोफाइल फोटो दिखाई देगी, आपका नाम दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सब कुछ दिखाई देगा। आपको कुछ नहीं करना, नीचे बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे फादर नेम,
एज ओन पैन कार्ड, जैसा पैन कार्ड पे आपका फादर नेम लिखा है एज इट इज़ नाम एंटर करना है। फिर आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, कोई सर्विस करता है तो कहाँ पे करता है, प्राइवेट सेक्टर में करता है, पब्लिक सेक्टर में सरकारी नौकरी करता है तो पब्लिक सेक्टर, तो ऐसे अपना ऑक्यूपेशन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, आपको यहाँ पे अपनी जो है इनकम एंटर करनी है, जैसे जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो स्टूडेंट है तो मैंने यहाँ पे उनकी इनकम 0 एंटर कर दी। आपकी कितनी इनकम है एज वो अपनी आप इनकम एंटर कर सकते हो। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद अगला बोल रहे हैं कि आपकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो जैसे किसी की मान लो इनकम जो है फैमिली इनकम हो सकती है, जैसे अब हमारे केस में स्टूडेंट है तो हमने यहाँ पे फैमिली इनकम सेलेक्ट कर ली। अच्छा फिर नीचे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि अगर किसी की शादी हो गई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो सिंगल, तो बेसिक से सारी डिटेल है। नीचे क्या बोल रहे हैं, एंटर मदर्स मेडन नेम, तो मदर का मेडन नेम आप जो भी नॉर्मल, मेडन नेम को छोड़ो, जो नॉर्मल आपकी मदर का नाम है ना एज इट इज मदर का नाम एंटर कर दो। नीचे कंफर्म मदर नेम में फिर आप कंफर्म मदर नेम एंटर कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली मेडन नेम का मतलब ये होता है कि मदर का शादी से पहले क्या नाम था। ठीक है, तो आप छोड़ो उसको, फिर आप भूल जाओगे बाद में हमने क्या एंटर किया था, जो आज आपकी मदर का नाम है वही नाम यहाँ पे आप एंटर कर देना। ठीक है, उसके बाद अगले पेज पे यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखा रहा है, ये बोल रहे हैं कि यूअर करंट एड्रेस। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस में इसने आधार कार्ड से आपका एड्रेस फेच कर लिया, तो जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है ना एज इट इज ये एड्रेस ये शो कर रहा है। अच्छा इस पेज को नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये बोल रहे हैं वेयर डू यू स्टे, सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस। देखो जो इसने आपका आधार कार्ड से एड्रेस उठाया है, ठीक है जी, अब यहां पे बोल रहे हैं आप कहां स्टे करते हो। जैसे मान लो अगर किसी का आधार कार्ड का एड्रेस दिल्ली का है तो ये दिल्ली का एड्रेस शो कर रहा है। इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करो तो बोल रहे हैं कि सेम आप कहां, ये बोल रहे हैं कि वेयर डू यू स्टे, नीचे पूछ रहे हैं सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, क्या आप अपने दिल्ली वाले एड्रेस पे ही रह रहे हो। अगर तो आप सेम अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही रहते हो तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, इस चेकबॉक्स को ऑन कर लोगे। लेकिन अगर मान लो आप दिल्ली में नहीं रहते, मान लो आप नौकरी करने के लिए मुंबई में रहते हो, तो ये एड्रेस तो दिल्ली का दिखा रहा है। अब आपको एड्रेस कौन सा डालना है, मुंबई का, क्योंकि वेलकम किट तो वही मुंबई वाले एड्रेस पे आपको डिलीवरी चाहिए ना जहां आप फिलहाल रह रहे हो। तो अगर आप अपने आधार कार्ड एड्रेस से अलग एड्रेस पे रहते हो तो फिर इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट नहीं करना। नीचे आप जहां पे रहते हो, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं मुंबई में, तो हम ये मुंबई का पूरा एड्रेस एंटर करेंगे और फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। समझ के बात को, अगर तो आधार कार्ड वाले एड्रेस पे रह रहे हो तो चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, ये ऑन कर लेना इसको। अगर अलग एड्रेस पे रहते हो तो इसको ऑन मत करना, नीचे एड्रेस पूरा एंटर करना कि कहां पे आप रहते हो। ठीक है जी, तो उसके बाद नीचे आपको फिर सिंपली प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगले पेज पे बोल रहे हैं कि जी ऐड अ नॉमिनी, तो आप यहां से नॉमिनी ऐड कर लो कि यहां पे जैसे बोल रहे हैं एंटर नॉमिनी नेम, आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हो, नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है, फिर नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। नॉमिनी का सिंपली मतलब ये होता है कि अगर कल को अकाउंट होल्डर को कुछ हो गया तो बैंक आसानी से सारा पैसा नॉमिनी को दे देता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम नॉमिनी की पूरी डिटेल एंटर करेंगे। अच्छा फिर नीचे नॉमिनी का एड्रेस पूछ रहा है, जैसे अब अगर मान लो कोई अपने फादर या मदर को नॉमिनी बना रहा है तो सेम एज यूअर एड्रेस, नॉमिनी का एड्रेस आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है कि नॉमिनी और हमारा एड्रेस सेम है। लेकिन अगर किसी दोस्त वगैरह को नॉमिनी बना रहे हो तो फिर नॉमिनी का पूरा एड्रेस आपको एंटर करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद नीचे फिर आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे क्या बोल रहे हैं कि आप चूज करो कौन सा अकाउंट खोलना है, क्या सुपर अकाउंट खोलना है या क्लासिक अकाउंट। जैसे अब सुपर अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो नीचे सारे के सारे उसके फीचर दिखा रहे हैं। ठीक है, एनुअल फीस दिखा रहा है 399 रुपए की। ठीक है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही जो क्लासिक अकाउंट है यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, इनिशियल फंडिंग दिखा रहा है 2000 रुपए की। ठीक है, और ऐसे ही ये सारे फीचर दिखा रहा है। तो जो भी आपको अकाउंट खोलना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट के लिए खोल रहा हूँ तो मैं क्लासिक अकाउंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर कोई सैलरीड है तो फिर वो सुपर अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, तो यहाँ जो हमने क्लासिक अकाउंट सेलेक्ट किया, फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि इनिशियल फंडिंग ये 2000 रुपये ही कर दो। तो नीचे डिपॉजिट ₹2000 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। किसी भी मोड से 2000 रुपये आप पे कर सकते हो। तो जैसे ही ये 2000 रुपये पे कर दिए तो यहाँ ट्रांजेक्शन कंप्लीट का मैसेज आएगा। नीचे स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है। ये बोल रहा है कि वीडियो केवाईसी के लिए आपके पास फिजिकल पैन कार्ड ओरिजिनल वाला हाथ में होना चाहिए, एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए, पेन होना चाहिए। ठीक है जी, और नीचे हम जो है गो टू वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, उसके बाद अगले पेज पे सारे चेकबॉक्स सेलेक्ट करने हैं और सबसे नीचे एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर उसके अगले पेज पे बोल रहा है कि ओरिजिनल पैन कार्ड जो है उसकी फोटो ले लो। तो ओरिजिनल पैन कार्ड रख लेना, नीचे टेक फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, पैन कार्ड की फोटो खींच लेना। ठीक है जी, ये सब कुछ करने के बाद यहाँ से हमारी पैन कार्ड की फोटो हमने कैप्चर कर ली। फिर ऐसे ही आपकी प्रोफाइल पिक्चर बोल रहे हैं तो यहाँ पे टेक फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर की फोटो ले लेना और ऐसे ही अपने फिर सिग्नेचर की फोटो ले लेना। ये तीनों फोटोज जो है आपको अपलोड कर लेनी है। फिर ऐसा मैसेज दिखेगा कि आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, प्रोफाइल पिक्चर और सिग्नेचर ये सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद आपकी केवाईसी स्टार्ट हो जाएगी और केवाईसी में एक जो है कोटक महिंद्रा बैंक का एम्प्लॉय आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी, वो आपके सामने आएगा, वो आपको अगेन यही बोलेगा कि अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाओ, उसके सामने सिग्नेचर करके दिखाओ और कुछ ना कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा कि जैसे मदर का नेम वेरीफाई करा दो और सारी चीज़ें। ये सब कुछ होने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा घर बैठे बैठे। जो अकाउंट ओपनिंग वेलकम किट है जिसके अंदर आपकी पासबुक,
आपकी चेकबुक और आपका डेबिट कार्ड, ये आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।